हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन और आज हम बात करेंगे एलएफटी मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट के बारे में। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि एलएफटी जो होता है क्यों करवाया जाता है। ठीक है, वाई एलएफटी फंक्शन टेस्ट जो होता है यानी लिवर फंक्शन टेस्ट जो होता है इज परफॉर्म टू चेक द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द लिवर। ये किस लिए किया जाता है? जानने के लिए किया जाता है कि लिवर की प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है या नहीं। जो मेन फंक्शन लिवर का क्या होता है? मेन फंक्शन लिवर का होता है मेटाबॉलिज्म। सो अगर लिवर हमारा डैमेज होगा या लिवर के अंदर कोई डिसऑर्डर होगा, सबसे पहली चीज़ जो हमारी इफेक्टेड होगी क्या होगी? मेटाबॉलिज्म जो होगा इम्प्रॉपर होगा, उससे इफेक्टेड होगा। ठीक है, ये जानने के लिए हम कराते हैं एलएफटी। सेकंड पॉइंट आता है कि कब कब कराएंगे हम एलएफटी। क्या क्या हमारी बॉडी के अंदर सिम्टम होंगे जब हम किसी भी पेशेंट को एडवाइस करते हैं एलएफटी कराने के लिए। अगर पेशेंट जो होता है शो करता है दीज सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग मीन्स अगर पेशेंट को लगता है कि उल्टियाँ आती हैं उसको, ठीक है, अगर उसे नोजिया जैसा उल्टी जैसा फील रहता है हर टाइम, फटीक है, वीकनेस है, येलोनेस ऑफ द बॉडी है, वेट डिक्लिनेशन हो रहा है, तो इन सारी कंडीशन के अंदर अगर लगातार इस तरीके के सिम्टम पेशेंट बताता है तो हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं एलएफटी मींस लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आती है कि एलएफटी में क्या डिटेक्ट होता है। व्हाट वी डिटेक्ट इन एलएफटी। एलएफटी के अंदर जो हम डिटेक्ट करते हैं, हम एक टेस्ट करते हैं एलएफटी के अंदर फॉर बिलिरुबिन। बिलिरुबिन वाला जो टेस्ट किया जाता है वो किस लिए किया जाता है? एलएफटी का जो टेस्ट किया जाता है वो किया जाता है टेस्ट चेक करने के लिए। टेस्ट फॉर बिलिरुबिन होता है, एक टेस्ट होता है फॉर लिवर एंजाइम, एक टेस्ट होता है फॉर बायोसिंथेटिक फंक्शन के लिए। ठीक है, तीन तरीके के टेस्ट होते हैं एलएफटी के अंदर। इसमें बिलिरुबिन के लिए किया जाता है, लिवर के एंजाइम्स के लिए किया जाता है और किया जाता है फॉर बायोसिंथेटिक फंक्शन के लिए। बिलिरुबिन के अंदर हम चेक कर सकते हैं दो तरीके का बिलिरुबिन होता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। दोनों तरीके के बिलिरुबिन का पता चलता है। फिर लिवर एंजाइम कौन कौन से होते हैं, जैसे एएसटी, एसजीओटी भी बोलते हैं उसको, एएलटी मीन्स एसजीपीटी। ठीक है, एएसटी और एएलटी का रेशियो और एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इन सारे एंजाइम्स के बारे में हमें पता चलता है जब हम करवाते हैं एलएफटी। बायोसिंथेटिक फंक्शन मीन्स इसमें हम पता चलता है टोटल प्रोटीन और क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, इस तरीके से हम सारे ये टेस्ट करवाते हैं एलएफटी के अंदर। जो हमें चीज़ें पता चलती हैं, क्या क्या पता चलता है हमें? बिलिरुबिन का पता चलता है, लिवर एंजाइम्स का, बायोसिंथेटिक फंक्शन का। सबसे पहले बात करते हैं हम टेस्ट फॉर बिलिरुबिन। ठीक है, तो बिलिरुबिन का जो टेस्ट किया जाता है वी कैन, इसके अंदर हम मेजर करते हैं, डिटेक्ट करते हैं क्या? दोनों तरीके के बिलिरुबिन को, कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के। पेशेंट के अंदर जो उसका हमने सैंपल लिया है किसके जरिए पता करते हैं? बाय द वेंडनबर्ग रिएक्शन। यानी अगर आप एलएफटी कर रहे हैं, एलएफटी में भी टेस्ट फॉर बिलिरुबिन कर रहे हैं, तो इसमें आप डिटेक्ट करते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन द पेशेंट सैंपल बाय किसके जरिए? वेंडनबर्ग रिएक्शन के जरिए। अब आपके दिमाग में बात आई होगी कि वेंडनबर्ग रिएक्शन है क्या। वेंडनबर्ग रिएक्शन ये कहती है कि अगर पेशेंट जो है सफ़र करता है फ्रॉम जॉइंडिस, अगर पेशेंट के अंदर जॉइंडिस है तो जो पेशेंट का सैंपल होगा उसमें क्या होगा? बिलिरुबिन होगा। तो अगर जब हम परफॉर्म करेंगे वेंडनबर्ग रिएक्शन बाय यूजिंग डियाजो रिएजेंट तो वो आएगी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पेशेंट का सैंपल है, ठीक है, और इसे जॉइंडिस है, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? बिलिरुबिन, जो कि मैंने आपको बी से दिखाया है यहाँ पे। फिर उसके बाद हमने पेशेंट के सैंपल को डाला डियाजो रिएजेंट। ठीक है, इसके अंदर डियाजो रिएजेंट देखा था, तो इसको मैंने शो किया है आपको डीआर। ठीक है, अब इन दोनों को मैंने मिक्स किया तो ये बन गया बी डी आर, यानी ये बन गया एजोबिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बन गया, जो कि पर्पल कलर का होता है। इसका मतलब ये है कि पेशेंट के अंदर जॉइंडिस है। अदरवाइज अगर पेशेंट के अंदर जॉइंडिस नहीं होता तो ये पर्पल कलर नहीं आता, ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डियाजो रिएजेंट क्या है। डियाजो रिएजेंट ये है कि आपने एक सोल्यूशन लिया ए, ठीक है, एक सोल्यूशन लिया बी। सोल्यूशन ए के अंदर आपने लिया सल्फोनिक एसिड लिया और कंसनट्रेटेड HCl। ठीक है, इसको आपने 10 ml लेके इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, डियाजो रिएजेंट के अंदर क्या होता है? वाटर भी होता है। सल्फोनिक एसिड डाला आपने, कंसनट्रेटेड HCl। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या लिया आपने? सोडियम नाइट्रेट लिया और वाटर लिया, इसको लेके आपने 0.8% इसके अंदर डाल दिया। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि जो बिलिरुबिन होता है दो तरीके का होता है, कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, जबकि जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। तो इस तरीके से आपको क्या पता चला कि आपके जब सोल्यूशन ए में सल्फोनिक एसिड था और कंसनट्रेटेड HCl था, ठीक है, और जो सोल्यूशन बी था उसमें आपका सोडियम नाइट्रेट था और वाटर था। जब आपने 10 ml ये लिया और 0.8 ml ये लिया, तो जब इसको मिलाया, क्योंकि इसके अंदर वाटर है तो इसका मतलब ये है, तो वाटर के अंदर सॉल्युबल कौन है? सॉल्युबल के अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। तो यानी अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट होगा तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात इससे कहना चाहते हैं कि डियाजो रिएजेंट जो होता है
कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा तो वो डिसॉल्व कर जाएगा, अदरवाइज अनकॉन्जुगेटेड होगा तो वो इनसॉल्युबल रहेगा वाटर के अंदर। इससे हम पता कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर जॉइंटिस है या नहीं है। वेंडनबर्ग रिएक्शन जो होता है किस तरीके से की जाती है, इससे पहले आप ये जानें कि वेंडनबर्ग रिएक्शन किस तरीके से की जाती है। तो जॉइंटिस कितने तरीके का होता है, जॉइंटिस जो होता है 3 तरीके का होता है, जैसे कि आप जानते हैं, नहीं भी जानते हैं तो आप जान लीजिए। हिपैटिक जॉइंटिस होता है, एक प्री हिपैटिक जॉइंटिस होता है, एक पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस होता है। इस तरीके से हमें जो वेंडनबर्ग रिएक्शन करनी है वो भी 3 तरीके की होगी। एक हिपैटिक जॉइंटिस के लिए होगी, एक प्री हिपैटिक जॉइंटिस के लिए होगी, एक पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस के लिए। हिपैटिक जॉइंटिस के लिए होती है बायफेजिक रिएक्शन, प्री हिपैटिक जॉइंटिस के लिए होती है इनडायरेक्ट रिएक्शन, पोस्ट हिपैटिक के लिए होती है डायरेक्ट। ठीक है, हिपैटिक के लिए होती है बायफेजिक रिएक्शन, प्री हिपैटिक के लिए होती है इनडायरेक्ट रिएक्शन और पोस्ट के लिए होती है डायरेक्ट रिएक्शन। तो मैं आपको बताती हूँ एक एक करके कि वेंडनबर्ग रिएक्शन कैसे कैसे की जाएगी, ठीक है, और इसके अंदर क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। वेंडनबर्ग रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट है हमारे पास, इफ द पेशेंट इज सफर फ्रॉम पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस, अगर पेशेंट जो है सफर कर रहा है पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस से, ठीक है, तो उसका सैंपल जो होगा उसके अंदर क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा। तो हमने एक सैंपल लिया पेशेंट का जिसके अंदर क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। फिर हमने लिया डिएजो रिएजेंट, अब इन दोनों को मिक्स किया, ठीक है। जब हमने 30 सेकेंड के बाद हमने जब ऑब्जर्व किया तो ये बी जो था कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो था और जो डी आर था, यानी जिसको जो शो किया गया था डिएजो रिएजेंट के लिए, ये मिलके बना लिया एजो बिलिरुबिन। इसका मतलब हुआ जो सैंपल था उसमें कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था, फिर जब डिएजो रिएजेंट उसके अंदर डाला गया तो डायरेक्ट रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ, पर्पल कलर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस जो होता है जिसके अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है उसके अंदर होती है डायरेक्ट रिएक्शन, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर होती है डायरेक्ट बिलिरुबिन। ठीक है, तो हमने क्या समझा इस तरीके से, अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस है, हम ये जानना चाहते हैं ना कि उसके अंदर पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस है या फिर प्री हिपैटिक जॉइंटिस है या फिर हिपैटिक जॉइंटिस है, तो हमें पेशेंट आया हमें, तो उसके अंदर अगर पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस है तो उसके सैंपल में क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर सैंपल लिया हमने पेशेंट का, सैंपल लेकर उसके अंदर डिएजो रिएजेंट मिक्स किया, जब उसको हमने 30 सेकेंड के बाद ऑब्जर्व किया तो ये क्या हुआ, इन दोनों ने कॉम्प्लेक्स बना लिया, एजो बिलिरुबिन बन गया, पर्पल कलर हमारा निकल के आ गया। तो ये बात इंडिकेट कर रही है कि जो पोस्ट हिपैटिक जॉइंटिस है उसके अंदर डायरेक्ट रिएक्शन हुई है। ठीक है, पर्पल कलर का फॉर्मेशन ही इसलिए हुआ क्योंकि उसके अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था। नेक्स्ट हम कर रहे हैं पेशेंट किसके अंदर, जिसके अंदर हमारी प्री हिपैटिक जॉइंटिस है। प्री हिपैटिक जॉइंटिस में क्या होगी, इनडायरेक्ट रिएक्शन होगी। अगर पेशेंट का सफ़र कर रहा है फ्रॉम प्री हिपैटिक जॉइंटिस से तो उसके सैंपल में क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा। प्री हिपैटिक में होगा अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। अब हमने इस पेशेंट का सैंपल लिया, एक टेस्ट ट्यूब है ये, उसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा। ठीक है, फिर इधर हमने एक डिएजो रिएजेंट लिया, दोनों को मिक्स किया तो ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, कॉम्प्लेक्स बना लेगा विद द डिएजो रिएजेंट। ठीक है, विद इन 30 सेकेंड जब हमने ऑब्जर्व किया, साथ ही साथ ये क्या करेंगे, इसके अंदर हम मिथनॉल डालते हैं। ठीक है, तो अब 30 सेकेंड के बाद अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा तो इसके अंदर क्या करेंगे, हम मिथनॉल डालेंगे। मिथनॉल डालने के बाद हमने क्या देखा, एजो बिलिरुबिन बन गया, यानी डी आर जो होता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड मिथनॉल के साथ मिलकर इन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया। तो उसके बाद क्या हुआ, पर्पल कलर फॉर्मेशन हो गया, यानी जो सैंपल था जिसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था उसके अंदर हमने डिएजो रिएजेंट डाला, मिथनॉल डाला, तो उसके बाद क्या हुआ, इनडायरेक्ट रिएक्शन हुई। इनडायरेक्ट रिएक्शन होने के बाद पर्पल कलर फॉर्म हो गया। प्री हिपैटिक जॉइंटिस में क्या हो रही है, इन शॉर्ट इनडायरेक्ट रिएक्शन हो रही है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है उसके अंदर क्या हो रही है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन प्रेजेंट है। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर क्या प्रेजेंट है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन प्रेजेंट है, इसी वजह से पर्पल कलर आया। अगर पर्पल कलर नहीं आता तो इसका मतलब ये उसके अंदर बिलिरुबिन नहीं है। तो इन शॉर्ट इन्होंने ये बताया कि प्री हिपैटिक वाले में होती इनडायरेक्ट रिएक्शन, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है उसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होती है। कॉन्जुगेटेड में क्या होती है, डायरेक्ट बिलिरुबिन होती है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं हिपैटिक जॉइंटिस के लिए, तो उसमें क्या होगा, बायफेजिक रिएक्शन होगी। अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर हिपैटिक जॉइंटिस हो रही है तो उसके सैंपल के अंदर दोनों चीज़ें मिलती हैं हमें, कॉन्जुगेटेड भी और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। फॉर एग्जांपल हमने जैसे पेशेंट का सैंपल लिया, इसमें अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी है और कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी है। फिर हमने ये डिएजो रिएजेंट लिया, उसके बाद क्या हुआ, हमने 30 सेकेंड के बाद देखा कि इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड और कॉन्जुगेटेड दोनों ने मिलके बना लिया। अनकॉन्जुगेटेड जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाता, तो इसलिए हमने क्या किया, मेथनॉल डाला। इसी वजह से हमने यहाँ पे भी मेथनॉल डाला था।
चेक करने के लिए अनकॉन्जुगेटेड है या नहीं है। तो हमने मिथेनॉल डाला इसके अंदर। 30 मिनट के बाद जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हुआ, एजोबिलिरुबिन बन गया। अब ये क्या हुआ, डेजो एजेंट और अनकॉन्जुगेटेड और मिथेनॉल ने मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाया, तो ये जो कलर आया थोड़ा डार्क पर्पल कलर आया। तो इन्होंने क्या बताया कि सिंपली इन्होंने लिया सैंपल जिसमें दोनों बिलिरुबिन थे, कॉन्जुगेटेड भी और अनकॉन्जुगेटेड भी। फिर उन्होंने डाला डीएजो रिएजेंट, तो डायरेक्ट रिएक्शन हुई, आया लाइट पर्पल कलर फॉर्मेशन, जो कि हमारा फर्स्ट में हुआ था। किस में हुआ था, जब पेशेंट को जो था पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस था, जब हमने उसमें डियाजो रिएजेंट डाला था तो क्या हुआ था, डियाजो रिएजेंट डालने के बाद दोनों का कॉम्प्लेक्स बन गया था, 30 सेकंड के अंदर पर्पल कलर आ गया था, लाइट पर्पल कलर। तो ये इंडिकेट कर रहा था डायरेक्ट रिएक्शन को। लाइट पर्पल कलर फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद हमने डाला मिथेनॉल, ये जानने के लिए कि इसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है या नहीं है। जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा तो वो इनडायरेक्ट रिएक्शन कहलाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, कलर जो होगा डार्क पर्पल हो जाएगा। तो ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट जो होता है सफ़र कर रहा है फ्रॉम हिपैटिक जॉइंटिस। ठीक है, इसमें यहाँ पे इन शॉर्ट इन्होंने लिखा है कि इसमें यहाँ इन्होंने शॉर्ट में लिखा है कि हिपैटिक जॉइंटिस जब होता है तो दोनों बिलिरुबिन होती है, तो यहाँ पे होती है बाइफेजिक रिएक्शन। डायरेक्ट रिएक्शन जो होती है उसमें क्या होती है, इनडायरेक्ट रिएक्शन होती है। डायरेक्ट बिलिरुबिन के अंदर क्या होता है, इनडायरेक्ट रिएक्शन होती है। तो इस तरीके से आपके समझ में आया कि क्या करना होता है। पेशेंट का कोई भी सैंपल आया हमारे पास, सबसे पहले तो पेशेंट जो है जब सैंपल आया तो हमने क्या किया, उसके अंदर हमने देखा कि इसके अंदर इस तरीके से आपने समझा कि हमें क्या करना होता है। पेशेंट का कोई भी सैंपल है, सैंपल में हमने उसके अंदर जब डियाजो रिएजेंट डाला, डियाजो रिएजेंट डालने के बाद क्या हुआ, 30 सेकंड के बाद जब हमने ऑब्जर्व किया तो हल्का लाइट पर्पल कलर बन गया। तो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट जो है पोस्ट हेपेटिक जॉइंटिस हुआ है, क्योंकि लाइट पर्पल कलर किस में बनता है, पोस्ट हेपेटिक में बनता है, क्योंकि उसके जो सैंपल है उसके अंदर सिर्फ क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन प्रेजेंट है। ठीक है, अगर हमने सैंपल लिया पेशेंट का, पेशेंट में उसमें डियाजो रिएजेंट डाला, डालने के बाद क्या हुआ, कोई कलर फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो फिर उसके अंदर हमने डाला मिथेनॉल, तो कोई कलर फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो पहले इंडिकेशन है कि इसके अंदर क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। फिर भी हम डालते हैं मिथेनॉल ताकि वो कॉन्जुगेट कर जाए, तो फिर उसके बाद पर्पल कलर बन निकल के आता है। ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है कि इस सैंपल के अंदर था अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। फिर अगर एक पेशेंट है हमारे पास जिसका सैंपल आया, उसके अंदर हमने डियाजो रिएजेंट डाला, तो भाई क्या हुआ, हल्का पर्पल कलर आ गया निकल के। ठीक है, 30 सेकंड के बाद फिर हम ये जानना चाहते हैं कि कहीं इस पेशेंट के अंदर हिपैटिक जॉन्डिस तो नहीं है, यानी दोनों वाले जो हमारे बिलिरुबिन तो प्रेजेंट नहीं है, कहीं अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी तो नहीं है। तो इसमें जब हम मिथेनॉल डालेंगे 30 मिनट बाद जब ऑब्जर्व करेंगे तो जो कलर होगा वो हो जाएगा हमारा पर्पल से लाइट पर्पल से डार्क पर्पल कलर। तो ये शॉर्ट शॉर्ट इंडिकेशन है कि पेशेंट के अंदर क्या है, हमारे हिपैटिक जॉन्डिस है, यानी इसके अंदर ये जो लाइट पर्पल से फिर जो डार्क पर्पल कलर चेंज हुआ है, ये शो कर रहा है बाइफेजिक रिएक्शन को। इन शॉर्ट आप इस तरीके से समझिए, फॉर एग्जांपल अगर पास कोई पेशेंट है हमारा जिसका सैंपल है, हमने उसमें डिएजेंट डाला, ठीक है, डियाजो रिएजेंट, फिर उसके बाद हमने 30 सेकंड के लिए वेट किया तो आ गया पॉजिटिव, यानी डायरेक्ट, यानी अगर इसमें पर्पल कलर आया तो ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्ट बिलिरुबिन को, क्योंकि हमें पता था कि सैंपल, हमें पता तो होता नहीं है कि सैंपल में कौन सा बिलिरुबिन प्रेजेंट है। हमने सैंपल लिया डायरेक्ट, उसके अंदर डियाजो रिएजेंट डाला, फिर 30 सेकंड के बाद ऑब्जर्व किया तो पर्पल कलर आ गया। जब लाइट पर्पल कलर आता है तो ये इंडिकेट करता है किसको, डायरेक्ट बिलिरुबिन को। फिर उसके बाद हमने मिथेनॉल डाला, 30 सेकंड के लिए वेट, 30 मिनट के लिए वेट किया, तो फिर दोबारा पर्पल कलर आ गया। तो ये इंडिकेट करता है हमारा कि इसके अंदर क्या है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट है जिसका सैंपल है, इसमें हमने डिएजो रेजेंट डाला, 30 सेकंड के लिए वेट किया, कोई कलर ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डायरेक्ट रिएक्शन इसके अंदर निगेटिव है, यानी इसके अंदर क्या है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन नहीं प्रेजेंट है। फिर हमने इसके अंदर मिथेनॉल डाला और 30 मिनट बाद ऑब्जर्व किया तो इसके अंदर बबल कलर आ गया, तो ये इंडिकेट कर रहा है इनडायरेक्ट रिएक्शन को। फिर एक सैंपल है हमारे पास जिसमें हमने डिएजो रिएजेंट डाला है, 30 सेकंड के बाद जब ऑब्जर्व किया तो पर्पल कलर आ गया। ठीक है, पर्पल कलर आने की वजह क्या इंडिकेट कर रहा है, ये डायरेक्ट रिएक्शन यानी कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। फिर हमने मिथेनॉल डाला, 30 मिनट बाद ऑब्जर्व किया तो डार्क पर्पल कलर आ गया, तो यानी इसके अंदर कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड दोनों बिलिरुबिन है। दूसरा जो टेस्ट किया जाता था, लिवर टेस्ट जो किया जाता था, किस लिए, लिवर एंजाइम को जानने के लिए, टेस्ट फॉर द सीरम एंजाइम। लिवर का जो टेस्ट किया जाता है किससे किया जाता है, सीरम से किया जाता है ना। तो हमारे क्या है, एएसटी और एसजीओटी भी इसे बोला जाता है। एएसटी का मतलब है एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज और एसजीओटी मीन्स सीरम ग्लूटामीन ऑक्जेलो एसिटेट ट्रांसफरेज। नॉर्मल जो एएसटी की वैल्यू है वो है 15 से लेके 46 माइक्रो पर लीटर, यूनिट पर लीटर। ठीक है, उसके बाद ये जो एंजाइम है एस जी ओ टी जिसे बोला जाता है ए एस टी,
ये जो कहाँ बनता है, ये सिंथेसाइज होता है इन द हेपेटोसाइट, यानी जो लिवर सेल होते हैं वो एएसटी बनाते हैं। जब हेपेटोसाइट हमारे डैमेज होते हैं तो क्या होगा, इन एंजाइम भी जो होगा गड़बड़ आएगी, ठीक है। रिमेन इंक्रीज इन द सीरम, जब हमारे हेपेटोसाइट किसी डिजीज़ की वजह से या किसी भी वजह से गड़बड़ होते हैं, डैमेज होते हैं, तो ये जो एंजाइम होता है ये जो होता है सीरम के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। जो वैल्यू है इस एंजाइम की इन द सीरम इज डिटेक्टेड टू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द डैमेज ऑफ द हेपेटोसाइट। इसका मतलब ये है कि जो हम SGOT देखते हैं, AST की वैल्यू किस लिए देखते हैं, ये जानने के लिए देखते हैं कि जो लीवर सेल है या लिवर है हमारा कितने हद तक का डैमेज हुआ है, यानी जितना डैमेज होगा उतना ही इस एंजाइम का लेवल बढ़ा हुआ आता है। अगर वाली मान लीजिए इसकी वैल्यू आ रही है हमारी ग्रेटर देन 300 से लेके 400 माइक्रो पर लीटर, तो यानी पेशेंट जो होता है सफ़र कर रहा है फ्रॉम द हेपेटिक जॉइंटिस। अगर इसकी जो वैल्यू है AST की ग्रेटर देन 300 टू 400 आती है तो ये बताता है क्या, इंडिकेट करता है हेपेटिक जॉइंटिस को। क्यों? क्योंकि पेशेंट जो होता है हेपेटोसाइट ही बनाते हैं AST एंजाइम। ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक लिवर सेल है, हेपेटोसाइट है, हेपेटोसाइट के अंदर बन रहा है, ये डॉट डॉट जो शो किया गया है AST के लिए शो किया गया है। जब ये AST ज़्यादा बनने लगता है तो ये क्या होती है, हेपेटोसाइट की साइड डैमेज हो जाती है और ये बाहर आने लगता है, ठीक है। AST जब बाहर आने लगेगा तो बाहर यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है ब्लड। ब्लड में क्या है, सीरम। तो इसी वजह से क्या होता है, जब हेपेटोसाइट डैमेज होते हैं तो AST बाहर आने लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में यानी सीरम में जो होता है AST का वैल्यू यानी लेवल जो होता है बढ़ जाता है। इफ़ द वैल्यू गोज अप टू, अगर वैल्यू जो होती है AST की बढ़ जाती है कितनी, ग्रेटर देन 1000 माइक्रोलीटर हो जाती है, देन द पेशेंट में सफ़र फ्रॉम द वायरल हेपेटाइटिस और द लिवर डिजीज ड्यू टू ड्रग। अगर पेशेंट का जो वैल्यू आ रहा है AST का अगर 1000 से भी ज़्यादा आ रहा है तो ये मतलब है कि पेशेंट जो होता है वायरल हेपेटाइटिस हो रही है या फिर उसके अंदर हो रही है लिवर डिजीज़ किसी ड्रग्स की वजह से। क्यों इतना ज़्यादा कब हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिवर सेल है कोई भी, ठीक है, हेपेटोसाइट है, इसके अंदर ये AST बन रहा है, अगर ये इतना ही डैमेज हो रहा है थोड़ा सा तो ये यहाँ से ही निकलेगा सिर्फ, तो ठीक है, तो थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है, जैसे 300 से 400 हो जाएगा। अगर ये हेपेटोसाइट हमारा सब तरफ से डैमेज हो गया, यहाँ से भी डैमेज हो गया, यहाँ से भी डैमेज, यहाँ से भी, तो ये इधर से भी बाहर निकलने लगेगा AST, यहाँ से भी बाहर निकलेगा और यहाँ से भी बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि AST का लेवल जो होता है और ज़्यादा ब्लड में बढ़ जाएगा जितना कि नॉर्मली हल्के फुल्के डैमेज से बढ़ता है। तो यानी AST का लेवल जो होता है इनडायरेक्ट वे में हमें ये बताता है कि लीवर के जो सेल हैं हिपेटोसाइट उनकी डिग्री ऑफ इंजरी कितनी है, इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं। नेक्स्ट जो एंजाइम है वो क्या है, ALT, जिसे बोला जाता है SGPT, यानी एलानिन ट्रांसअमीनेज या फिर सीरम ग्लूटामीन पायरुवेट ट्रांसफरेज। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो होता है हमारा 13 से लेकर 69 माइक्रोलीटर, ठीक है। ये एंजाइम जो होता है कहाँ बनता है, ये भी हेपेटोसाइट के अंदर बन जाता है, लेकिन जो लेवल होता है AST, लेकिन जो लेवल होता है ALT मीन्स SGPT का इंक्रीज करता है इन द सिमिलर कंडीशन इन विच AST एंड SGOT लेवल इंक्रीजेस। ये जो ALT एंजाइम है ये भी हेपेटोसाइट के अंदर ही बनता है, लेकिन लेकिन जो लेवल है ALT का वो इंक्रीज करता है सिमिलर कंडीशन के अंदर, जैसे AST बढ़ता है, ठीक है। यानी जो दोनों में ये कंडीशन, दोनों ही एक ही कंडीशन के अंदर ये दोनों एंजाइम बढ़ते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस कंडीशन में कौन सा एंजाइम बढ़ता है, तो कंपैरिजन करें अगर बिटवीन द AST एंड द ALT, तो जो AST एंजाइम है वो इतना स्पेसिफिक नहीं है डिटरमाइन करने के लिए लिवर डिजीज को। क्यों क्यों स्पेसिफिक नहीं है AST इतना, अगर हमें ये जानना है कि लिवर की डिजीज़ है या नहीं है, लिवर को कोई इंजरी हुई है या नहीं, तो AST ALT दोनों ही बढ़ रहे हैं सब डिजीज़ के अंदर, तो हम ये कैसे जानेंगे कि लिवर को डिजीज़ हुई है, लिवर डैमेज हुआ है या नहीं। ये बोल रहे हैं कि AST इतना स्पेसिफिक नहीं है डिटरमाइन करने के लिए लिवर डिजीज़ को। क्यों? बिकॉज इट इज़ ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द ओवरी, कार्डियक मसल एंड द स्केलेटल मसल्स, क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ और ऑर्गन भी ऐसे हैं जहाँ से AST रिलीज होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ओवरी है, कार्डियक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल है। लेकिन जो ALT है, ALT ज़्यादा स्पेसिफिक है फॉर डिटरमाइन करने के लिए लीवर डिजीज, क्योंकि ALT जो होता है सिर्फ रिलीज होता है फ्रॉम द लीवर से, बॉडी में और कहीं से ALT जो है हमारा नहीं रिलीज होता। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट आई है आपके पास, ठीक है, उसका AST आपने चेक किया और ALT, तो AST बढ़ा हुआ है लेकिन ALT ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इट्स मीन दैट उसका क्या है, लिवर डैमेज ज़्यादा है, ठीक है। आपने जो फोकस करना है, अगर आप लिवर इंजरी को देखना चाह रहे हैं, लिवर डिजीज़ को,
तो मेनली आप देखेंगे ALT, एल फॉर लिवर, एल फॉर ALT, इतना आप इसमें याद रख सकते हैं। इंक्रीज लेवल ऑफ ए ओनली AST डज नॉट कन्फर्म द लीवर। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर सिर्फ AST का लेवल बढ़ा हुआ है, तो इससे क्या होगा, आपकी लिवर डिजीज कन्फर्म नहीं होगी। अगर लेवल बढ़ा हुआ है दोनों AST एंड ALT का, तो ये कंफर्म करता है लिवर डिजीज को। यानी आपने देखा AST का भी लेवल बढ़ा है और ALT का भी बढ़ा है, तो इसका मतलब ये है पेशेंट के अंदर लिवर डिजीज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक केस है सामने आपके, एक पेशेंट है जिसके अंदर AST का लेवल बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पेशेंट जो होता है सफ़र कर रहा है कोई भी ओवरी से या फिर कार्डियक या फिर स्केलेटल मसल डिजीज से, क्योंकि ALT उसके अंदर नॉर्मल है, ठीक है। हमने बताया था कि AST बॉडी में और ऑर्गन से भी रिलीज होता है, ALT जो होता है सिर्फ लिवर से रिलीज होता है। तो ALT तो उसका नॉर्मल है, यानी लिवर का कहीं से कहीं तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन AST बढ़ा हुआ है। तो AST और कहाँ से रिलीज हो रहा था, ओवरी से, कार्डियक से, स्केलेटल मसल से। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट है जिसके अंदर AST भी बढ़ा है और ALT भी बढ़ा हुआ है, तो ये पेशेंट जो होता है सफ़र कर रहा होगा फ्रॉम द लिवर डिजीज, क्योंकि दोनों ही क्या होता है, ALT ज़्यादा स्पेसिफिक है फॉर डिटरमाइनिंग द लिवर डिजीज, जबकि AST भी जो होता है लिवर से ही निकलता है। तो ये शॉर्ट हमें बता रहा है कि कोई ना कोई लिवर डिजीज हो रही है। नेक्स्ट जो एक हमारा एंजाइम है वो कौन सा है, AST और ALT रेशियो, इन दोनों का रेशियो लिया जाता है, ठीक है। इनका जो रेशियो नॉर्मल होता है वो होता है 1 या फिर और लेस देन 1 होता है। रेशियो कैसे निकालते हैं, AST को ALT से डिवाइड किया जाता है। AST और ALT रेशियो जो होता है यूजफुल होता है, क्यों, डिटरमाइन करने के लिए अल्कोहलिक लिवर डिजीज को ऑफ द पेशेंट। अगर आपने जानना है पेशेंट की अल्कोहलिक लिवर डिजीज को, यानी उसका अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से लिवर का कितना डैमेज हुआ है, ठीक है, तो आप उसको AST ALT रेशियो से जान सकते हैं। नॉर्मल कितना होता है 1 या फिर 1 से भी कम, ठीक है। अगर पेशेंट जो होता है व्हेन द AST और ALT रेशियो इज गोज अप टू मोर देन 2, यानी दोनों का जो रेशियो हो रहा है जो कि 1 नॉर्मल है अब आ रहा है 2 से ज़्यादा, तो ये क्या क्या शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है अल्कोहलिक लिवर डिजीज को। वैल्यू जो होती है रेशियो की इंक्रीज करती है दो कंडीशन के अंदर। ये जो रेशियो है हमारा ALT AST का कब बढ़ता है, इफ द वैल्यू ऑफ AST इंक्रीजेज। रेशियो जो होता है हमारा कब बढ़ता है, अगर हमारी AST की वैल्यू जो होता है बढ़ती है, ठीक है, और अगर ALT की वैल्यू कम होती है, क्योंकि रेशियो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है AST से और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ALT। अगर AST बढ़ेगा तो रेशियो भी बढ़ेगा, अगर ALT बढ़ेगा, ALT कम होगा तो रेशियो भी जो होता है हमारा बढ़ेगा। दो कंडीशन बताई इन्होंने कि जो रेशियो होता है इन टोटल हमारा किस पे डिपेंड करता है, AST और ALT पे। अगर AST बढ़ता है यानी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो रेशियो भी बढ़ेगा, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ ALT डिक्रीज, अगर ALT की वैल्यू कम होती है तो रेशियो हमारा बढ़ता है। अल्कोहलिक पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर ALT का लेवल जो होता है डिक्रीज कर जाता है, क्यों, बिकॉज इन अल्कोहलिक पेशेंट एन एंजाइम नोन एज पैराडॉक्साइल 5-फॉस्फेटेज इज डिक्रीजेस। जो पेशेंट अल्कोहलिक होते हैं उनके अंदर ALT का लेवल जो होता है कम होता है, क्योंकि एक एंजाइम है जिसका नाम है पैराडॉक्साइल 5-फॉस्फेट, वो कम हो जाता है। अब क्यों, इसके कम होने से इस पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये एंजाइम जो होता है पैराडॉक्साइल 5-फॉस्फेट जो होता है हेल्प करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ ALT, क्योंकि अगर 5 फॉस्फेट कम होगा तो ALT भी कम होगा, क्योंकि ये क्या होता है, यही सिंथेसाइज करवाता है ALT को। दैट्स वाई इन अल्कोहलिक पेशेंट लेवल जो होता है 5 फॉस्फेट का डिक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस लेवल ऑफ ALT होता है एंड द रेशियो गोज अप मोर देन 3, ठीक है। एक बात आपकी क्या समझ आई कि ये जो पैराडॉक्साइल 5 फॉस्फेट है वो रिस्पॉन्सिबल है सिंथेसाइज करने के लिए ALT को, ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जो एल्कोहलिक है उनके अंदर क्या होता है, ALT की वैल्यू कम होती है, क्यों, क्योंकि उनके अंदर जो होता है पैराडॉक्साइल 5 फॉस्फेट ही लेवल कम हो जाता है। अब जब किसी पेशेंट के अंदर ALT की वैल्यू कम आएगी, अभी मैंने बताया कि रेशियो बढ़ जाता है जब ALT कम होता है, इसी वजह से जो पेशेंट अल्कोहलिक होते हैं उनके अंदर ALT के कम होने की वजह से रेशियो बढ़ जाता है, ठीक है। ये बात समझ आई। नेक्स्ट एंजाइम आता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये एंजाइम जो होता है कहाँ से निकलता है, लिवर से, बोन से, इंटेस्टाइन से, किडनी से, प्लासेंटा से। यानी लिवर के अलावा और भी ऑर्गन है जो एल्कलाइन फॉस्फेटेज निकालते हैं, कौन कौन, लिवर, किडनी, बोन, प्लासेंटा। नॉर्मल रेंज एल्कलाइन फॉस्फेटेज की होती है 25 से लेकर 147 माइक्रोन पर लीटर होती है। किस वजह से अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ जाता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मानिए ये कोई लिवर है, लिवर के पास ये हमारी बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट को कैनालिकुलाई डक्ट भी बोला जाता है। लिवर के अंदर प्रेजेंट है ये लिवर सेल, जहाँ पे बन रहा है अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है। ये बोल रहा है कि लिवर सेल जो होते हैं फॉर्म करते हैं बाइल एसिड एंड द अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। जो लिवर के सेल्स होते हैं, हेपेटोसाइट्स होते हैं, वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज भी बनाते हैं और बाइल एसिड भी बनाते हैं। ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन इन द बाइल डक्ट, जब कभी बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बाइल कैन नॉट
रीच द गॉल ब्लैडर। अब जब यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो बाइल जो होता है यहाँ गॉल ब्लैडर तक नहीं पहुँच पाता। अब ये क्या करने लगता है, बाइल जो होता है एक्यूमुलेट होने लगता है लिवर सेल के अंदर, ठीक है। अब ये बाइल जब एक्यूमुलेट होने लगेगा तो ये क्या कर देता है, यहीं पे बनता है, क्योंकि बाइल की जहाँ बाइल डक्ट अटैच है, बाइल जो होता है यहीं बनता है। तो ये क्या होगा, जब यहाँ गॉल ब्लैडर तक नहीं पहुँच पाएगा तो ये लिवर के अंदर वापस रीअब्जॉर्ब होने लगता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो लिवर की ये वाली साइड होती है, ये कैनालिकुलाई डक्ट से अटैच होती है। बाइल डक्ट की जो ये साइड होती है इसे बोला जाता है कैनालिकुलाई डक्ट, ये डैमेज होने लगती है। तो बाइल एसिड जो होते हैं क्या होने लगता है, एक्यूमुलेट करने लगते हैं बाइल एसिड, तो वो डैमेज कर देते हैं कैनालिकुलर साइड ऑफ द लिवर सेल की। फिर जब एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो ये साइड को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज बाहर निकल के आ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ब्लड में अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है कि जो बाइल एसिड है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज लिवर सेल के अंदर बन रहे हैं, ठीक है। नॉर्मली बाइल लिवर के अंदर ही बनता है, फिर निकल के गॉल ब्लैडर के अंदर जाके जमा होता है, ठीक है। नॉर्मली होता है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बाइल डक्ट के अंदर तो बाइल एसिड, बाइल जो होता है हमारे रीअब्सॉर्ब होने लगते हैं लिवर सेल के अंदर। तो ये जो बेसिकली जो बाइल बनता है वो बनता है यहाँ जहाँ पे बाइल डक्ट होती है। इस साइड को बोला जाता है कैनालिकुलाई साइड और इसे बोला जाता है कैनालिकुलाई डक्ट। इस वजह से तो ये आने लगता है, इस साइड को डैमेज करने लगता है, निकल के बाहर आने लगता है और इसका लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाता है। फॉस्फेटेज जो होता है रिलीज हो जाता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। इसी वजह से क्या होता है, दैट्स हाउ द लेवल ऑफ अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज इंक्रीज इन द कोलेस्टेसिस। इसी तरीके से जो कोलेस्टेसिस के अंदर जो होता है लिवर का जो एंजाइम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ता है। बोन में क्या होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है, क्योंकि हमने बताया कि बोन भी रिलीज होती है, इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स के अंदर। जो बोन सेल होते हैं उन्हें बोला जाता है ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स, क्योंकि वहाँ पे भी प्रेजेंट होता है। ड्यू टू हाई ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, बोन की एक्टिव ग्रोथ होने लगती है, जब सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो होता है बढ़ने लगता है। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल इज हायर इन द चिल्ड्रन देन द अदर। जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का जो लेवल है बच्चों के अंदर ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल ऑल्सो इंक्रीज इन द कंडीशन लाइक ऑस्टियोमलेशिया और द रिकेट। अगर फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोमलेशिया होता है किसी के अंदर या रिकेट्स होता है तो उसमें भी अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ा हुआ होता है। पेशेंट जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होता है उनके अंदर ज़्यादा हायर होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट। प्रेगनेंसी के दौरान भी क्या होता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ जाता है। सीरम अल्कलाइन फॉस्फेटेज लेवल ऑल्सो इंक्रीजेज इन प्रेगनेंसी बिकॉज इट इज रिलीजेस फ्रॉम द प्लासेंटा एज आई टोल्ड यू अर्लियर। नेक्स्ट जो एंजाइम है जीजीटी मीन्स गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 9 to 48 माइक्रोन पर लीटर होता है। ये एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, एंजाइम हमारा प्रेजेंट होता है लीवर में, पैनक्रियास में, किडनी में और प्रोस्टेट के अंदर, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ द ग्लूटामाइल ट्रांसमिनेज जो होता है, गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफरेज का जो लेवल जो होता है देखने को मिलता है कोलेस्टेसिस के अंदर। सेम रीजन है फॉर, जैसे कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ता है इसी तरीके से गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफरेज का लेवल बढ़ता है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें देखने को पेशेंट की प्रेजेंटेशन से लग रहा है कि इसके अंदर कोलेस्टेसिस हो सकती है तो क्रॉस चेक करने के लिए उसके अंदर पेशेंट के अंदर कराया जाता है गामा ग्लूटामाइन ट्रांसफरेज। क्यों, क्योंकि ये रिलीज होता है कहाँ से, लिवर से, पेनक्रियास से, किडनी से, प्रोस्टेट से। इससे भी हम जान सकते हैं कि पेशेंट के अंदर कोलेस्टेसिस हो रही है। नेक्स्ट एक एंजाइम आता है 5 न्यूक्लियोटाइडेज। 5 न्यूक्लियोटाइडेज जिसका नॉर्मल रेंज होता है 5 to 17 माइक्रोन पर लीटर होता है। ये एंजाइम प्रेजेंट होता है लिवर सेल के अंदर सिमिलर टू जीजीटी एंड अल्कलाइन फॉस्फेटेज। ये भी हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है। मेजरमेंट जो होती है 5 न्यूक्लियोटाइडेज की क्यों की जाती है, इट हेल्पफुल इन डिसाइडिंग whether the alkaline phosphatase level is increases due to the liver disease or due to the bone disease। क्योंकि ये जो एंजाइम है सिर्फ लिवर निकालता है। जब ये भी हमारा बढ़ा हुआ आएगा तो इसका मतलब ये है, हमें पता चल जाएगा कि जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है वो लिवर डिजीज की वजह से बढ़ा है या किसी बोन डिजीज की। इसको क्रॉस चेक करने के लिए 5 न्यूक्लियोटाइडेज का लेवल चेक करवाया जाता है 5 to 17 जो कि माइक्रोन पर लीटर नॉर्मल होता है। फॉर एग्जाम्पल ये केस है आपके सामने कोई जिसके अंदर एएसटी नॉर्मल है, एएलटी नॉर्मल है, यानी लिवर का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके अलावा एएसटी लिवर से भी निकलता है और दूसरे ऑर्गन से भी, ये दोनों चीज़ें हमारी नॉर्मल आ रही हैं। नेक्स्ट होता है अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल बढ़ा हुआ है, जीजीटी बढ़ा हुआ है और 5 न्यूक्लियोटाइडेज भी बढ़ा हुआ है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज लिवर से रिलेशन है, लिवर हेपेटोसाइट से, और 5 न्यूक्लियोटाइडेज का भी रिलेशन किससे है, लिवर से है। तो ये बता रहे हैं कि पेशेंट सफर कर रहा है फ्रॉम द कोलेस्टेसिस, क्योंकि अल्कलाइन फॉस्फेटेज और भी जगह से निकलता है। इसी को क्रॉस चेक करने के लिए हम कराते हैं 5 न्यूक्लियोटाइडेज। जब ये भी बढ़ा हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कोलेस्टेसिस हो रही है पेशेंट को। और जीजीटी जो होता है, जीजीटी क्या होता है, ये भी निकलता है लिवर से, पैनक्रियास से, किडनी से, प्रोस्टेट से। मगर जो जीजीटी का लेवल बढ़ा हुआ आता है वो किसके अंदर आता है, कोलेस्टेसिस के अंदर बढ़ा हुआ आता है। ये एक और आपके सामने एक केस दे रखा है इन्होंने जिसके अंदर एएसटी और एलटी दोनों नॉर्मल है,
लेकिन अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ा हुआ है यानी लिवर का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जीजीटी नॉर्मल है और 5 न्यूक्लियोटाइडेज भी नॉर्मल है। तो इसको क्या बोलेंगे, द पेशेंट में सफर फ्रॉम द बोन डिजीज और प्रेगनेंसी एक्सेट्रा, क्योंकि अल्कलाइन फॉस्फेटेज लीवर के अलावा और भी दूसरे ऑर्गन से निकलता है, कहाँ कहाँ से, बोन से निकलता है, प्लासेंटा से, किडनी से। क्यों हम इसे लिवर का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि 5 न्यूक्लियोटाइडेज हमारा आ रहा है नॉर्मल और जीजीटी भी नॉर्मल, यानी कोलेस्टिसिस पेशेंट के अंदर नहीं है। क्यों ये बोला गया, इसलिए क्योंकि एल्कलाइन फॉस्फेटेज और दूसरे ऑर्गन से भी रिलीज होता है, इसलिए हमने बोला है कि पेशेंट से हो सकता है कि सफ़र कर रहा हो किसी बोन डिजीज से या पेशेंट के अंदर प्रेगनेंसी हो, तो इसलिए हमने बोला कि पेशेंट में सफ़र फ्रॉम द बोन डिजीज और द प्रेगनेंसी। इस तरीके से मैंने आज आपको बताया कि एलएफटी क्या होता है, किन कंडीशन में हम एलएफटी कराते हैं। एलएफटी के अंदर जब हम कराते हैं तो हमें क्या क्या पता चलता है, हमें बिलिरुबिन पता चलता है, लिवर एंजाइम पता चलते हैं, बायोसिंथेटिक फंक्शन पता चलता है लिवर का, ठीक है। कौन सा एंजाइम बढ़ेगा तो हम क्या सस्पेक्ट करेंगे, किन कंडीशन में सस्पेक्ट करेंगे, ये मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।